प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दुलचंद पूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बालसुंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपराइजिंग ऑफ 1857 इवेंट्स एंड सप्रेशन यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी प्रमुख घटनाएं और किस प्रकार अंग्रेजों ने उसका दमन किया था उसके विषय में पढ़ेंगे। ये जो विषय है हमारे बीए द्वितीय वर्ष का जो ऑड सेमेस्टर है उसमें यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है और इसके तहत हमें प्रमुख केंद्र प्रमुख घटनाएं हैं उसके विषय में पढ़ना है। जैसा कि हमें पता ही है कि 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था और उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रखी थी भारत के अंदर। ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। 1857 से जब से अंग्रेज भारत के अंदर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाते आ रहे थे और भारत के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर उन्होंने जो नीतियां लागू की थी उनके प्रति भारतीय लोगों में एक बहुत बड़ा भारी असंतोष था। अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित किया था, जिसके चलते लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था और उसी गुस्से का 1857 में विद्रोह के रूप में एक नया रूप मिला। हालांकि ये घटना जो है, ये विद्रोह जो है चर्बी वाले कारतूसों के कारण शुरू हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने 1856 में ब्राउन बेस्ट नाम की जो बंदूक थी उसकी जगह सैनिकों को इनफील्ड राइफल दी और उसमें जो कारतूस डलता था उसको चिकनाई युक्त बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करने से पहले चिकनाई आसानी से उसको खोला जा सके, इसलिए चिकनाई युक्त पदार्थ का इस्तेमाल उसके अंदर किया जाता था। अफवाह ये थी कि इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है और इसी मुद्दे को लेकर सैनिकों में भी भारी असंतोष था। इसी असंतोष से का नतीजा निकला कि 29 मार्च 1857 को बंगाल के अंदर यानी बैरकपुर जो छावनी थी उसका एक सैनिक था मंगल पांडे। उस मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने जो अधिकारी थे, जब उन्होंने मंगल पांडे के ऊपर दबाव बनाया कि वो इस्तेमाल करिए, तो अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और इसी के साथ बंगाल में ये क्रांति शुरू हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख घटनाएं, प्रमुख केंद्र ही कौन कौन से थे। जैसे कि हमें मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये विद्रोह है मध्य और उत्तर भारत के अंदर ही ज़्यादातर सक्रिय था। नीचे का इलाका, इसमें पूना और सतारा दो ही ऐसे स्थान दिखाई दे रहे हैं जहाँ कुछ विद्रोह थोड़े रूप में प्रकट हुआ था। बाकी राजपूताना का क्षेत्र हम देख रहे हैं बिल्कुल शांत रहा है। पंजाब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी हम बहुत थोड़ी बहुत जगह ऐसी है जहाँ विद्रोह दिखाई देगा। मुख्य जो इसका केंद्र रहा वो उत्तर प्रदेश और ये बिहार, ये इलाका जो है इसका वो रहा। ये विषय जो है ये मानचित्र के लिए बहुत ज़रूरी है और मानचित्र में जो 10 नंबर का मानचित्र भरना है और उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी आती है, दोनों के लिए ये है, ये काम आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रांति है शुरू होने के बाद कैसे कैसे फैली और किस प्रकार उसका दमन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल के अंदर। तो 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत बंगाल से हुई और फरवरी 1857 के अंदर बहरामपुर के अंदर जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसका अंग्रेजों ने दमन कर दिया और इस पूरी की पूरी रेजिमेंट को तोड़ दिया था। तो अंग्रेज सैनिकों का जो पहला प्रयास था जो फरवरी 1857 में हुआ था वो असफल हो चुका था। लेकिन ये विद्रोह की आग है वो शांत नहीं हुई थी और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका एक सैनिक था मंगल पांडे। उसने जब चर्बी वाले कारतूस उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया और बाकी अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए कहा, तो उसका जो सार्जेंट मेजर था ह्यूजिसन, उसने उसके ऊपर दबाव बनाया कि वो इसका इस्तेमाल करे। तो उसने अपने सार्जेंट मेजर ह्यूजिसन को गोली मार दी और उसके बाद बाघ जो था उसने बाघ ने भी मंगल पांडे को जो पकड़ने का प्रयास किया तो बाघ को उसने गोली मार दी। इस प्रकार जो उसने काम किया था राजद्रोह का आरोप लगा उस पर और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और जनरल हेयरशे ने जो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको भंग कर दिया ताकि विद्रोह है उसको दबाया जा सके। लेकिन ये विद्रोह दबने की जगह पूरे भारत के अंदर फैलना शुरू हो चुका था। उसके बाद बारी आती मेरठ की। वैसे तो बंगाल से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन विधिवत रूप से जो इसकी शुरुआत हुई तो मेरठ से हुई थी। मेरठ के अंदर भी चर्बी वाले जो कारतूस थे उसका मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से फैल चुका था। मेरठ की जो छावनी थी और 9 मई 1857 को
सैनिकों 90 सैनिक जो थे, उस सैनिकों ने क्या कर दिया कि उसमें से 85 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और इसी के चलते उनको 8 से 10 साल की भारी सज़ा देके 85 सैनिकों को जेल के अंदर डाल दिया। और बाकी सैनिकों को दिखाया गया कि किस प्रकार कोई विद्रोह करता है तो उसका दमन किया जाएगा। उनके हाथ बांध दिए गए, ठीक है, उनको तरह तरह के अत्याचार किए गए ताकि बाकी सैनिकों के अंदर दिक्कत हो, बाकी सैनिक कभी भी इस प्रकार का विद्रोह करने की सोचे ना। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। बाकी सैनिक जितने भी थे भारतीय उस मेरठ छावनी के अंदर, जब उन्होंने अपने साथियों का अपमान देखा तो उनका भी खून खौल उठा। और 10 मई 1857 को सैनिकों ने अपने जो सैनिक साथी थे 85, उनको छुड़वाने के लिए विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, उनके घरों को जला दिया और जेल की बैरिकेड्स को तोड़ के 85 जो सैनिक थे उनको वहाँ से निकाल लिया। और वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था हैविट, उसने इस विद्रोह को रोकने की कोई प्रयास नहीं किया। और सैनिकों ने और उसके साथ ही आम जो लोग थे वो मिल चुके थे मेरठ के अंदर और ये विद्रोह फैल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरठ से जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं वो मेरठ से चल के दिल्ली की ओर बढ़े आगे। दिल्ली के अंदर 11 मई 1857 को सैनिक, लगभग 2000 सैनिक और सामान्य लोग हैं, वो दिल्ली की तरफ चल पड़े और 11 मई को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह की जय हो इस प्रकार के नारे लगाए और वो लाल किले तक पहुंच गए। दिल्ली के अंदर चुंगी आई अंग्रेज़ों की, उसको उन्होंने आग लगा दी और फिरंगी को मारो, हर हर महादेव, इस प्रकार के नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ते गए और लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले में पहुंचने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कहा, लेकिन बहादुर शाह जफर ने शुरुआत के अंदर आनाकानी की नहीं चाहते थे, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन फिर सैनिकों के दबाव के चलते बहादुर शाह जफर है उन्होंने क्रांति का नेता बनना स्वीकार कर लिया और भिन्न भिन्न राज्यों के शासकों को पत्र लिखे कि मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संगठन बनाया जाए, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जाए। तो ये क्रांति है इस प्रकार बंगाल से शुरू, उसके बाद मेरठ और दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। और दिल्ली के अंदर जो विद्रोही थे उन्होंने साइमन फ्रेजर है, राजनीतिक एजेंट था, उसको मार दिया। और जनरल विलोबी जो दिल्ली के अंदर शस्त्रागार का प्रमुख था, वो भी आखिरकार तोपखाने में खुद आग लगा के और मर जाता है। इस प्रकार विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को दिल्ली के अंदर मारा। दिल्ली का अंग्रेज़ों के हाथ से निकलना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिल्ली केंद्र था पूरे भारत का। तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने दिल्ली को फिर से पाने के लिए मद्रास और बंगाल की सेनाओं को बुलाया और पंजाब को सैनिक शक्ति है उसको भी बुलाया गया। 14 सितंबर 1857 को जनरल निकलसन सिखों और गोरखों की एक विशाल सेना लेकर दिल्ली पहुंचा और लगभग 6 और 7 दिन का समय जो था 20 सितंबर तक उसने दिल्ली के ऊपर फिर से अधिकार कर लिया। और कैप्टन हडसन भी है, वो भी सेना लेके वहाँ पहुँच गया और कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया और उसके 2 बेटे और एक पोते को उसके सामने ही गोली से उड़ा दिया। बहादुर शाह जफर है उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला और राजद्रोह का मुकदमा चलने के बाद उसको आजीवन कारावास देके बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। वहीं पे 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली है फिर से अंग्रेज़ों के अधिकार के अंदर आ गई। इन जगहों पे जैसे ही विद्रोह फैला तो ये विद्रोह की आग पूरे भारत के बाकी क्षेत्रों में फैल गई, जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कानपुर, वहाँ कानपुर के अंदर 5 जून 1857 को ये विद्रोह है वो काफ़ी शुरू हो चुका था और कानपुर के ऊपर अधिकार कर लिया गया था विद्रोहियों के द्वारा। यहाँ जो विद्रोह था उसका नेतृत्व नाना साहिब कर रहे थे और उनके साथ तात्या टोपे थे। कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ह्यूग व्हीलर नाम का जो अधिकारी था वहाँ अंग्रेजी, वो और बहुत सारे सैनिक हैं, उन्होंने झड़प के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और नाना साहिब ने उनको वचन दिया था कि इलाहाबाद उनको जाना दिया जाएगा। जैसे ही वो नदी के अंदर बैठे नाव के अंदर व्हीलर और बाकी, तो जो विद्रोही थे उनको सूचना मिली कि जो नील है बनारस और इलाहाबाद के अंदर भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो विद्रोही भी इधर और उसके ऊपर टूट पड़े और बड़ी संख्या के अंदर अंग्रेज़ों को उन्होंने मार दिया।
इस प्रकार कानपुर के ऊपर शुरुआती तौर पर नाना साहिब का अधिकार हो गया। नाना साहिब ने वहाँ से शासन करना शुरू कर दिया। जब ये घटना घटित हुई तो जनरल हेवलॉक है, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर जुलाई में वहाँ पे पहुँचा और उसने नाना साहिब और तांता टोपे को शुरुआती तौर पे पराजित कर दिया। नाना साहिब ने हार नहीं मानी और ग्वालियर और जो बुंदेलखंड का इलाका था वहाँ से फिर से सेना इकट्ठी की और नवंबर 1857 में उन्होंने फिर से कानपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर जो अंग्रेजों का महासेनापति था कॉलिन कैंपबेल है, वो विशाल सेना के साथ कानपुर आया और 6 दिसंबर 1857 को उसने फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहिब नेपाल की तरफ भाग गए और तांता टोपे ने मध्य भारत का रुख कर लिया और वहाँ पे जाके वो लक्ष्मीबाई से जा मिले। तो इस प्रकार कानपुर है, कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो दिसंबर 1857 तक उसका दमन कर दिया गया था और कानपुर के ऊपर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ। तो लखनऊ है वो अवध की राजधानी था और जैसा कि हमें पता है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर और उसके बाद से न केवल शासक वर्ग में बल्कि जिम्मेदार किसान इन लोगों के अंदर भी भारी गुस्सा था। तो 4 जून 1857 को विद्रोह अवध और लखनऊ के इलाके के अंदर भड़क चुका था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व है जो वाजिद अली शाह अंतिम में नवाब था अवध का, उसकी पत्नी बेगम हजरत महल और उसका जो बेटा था बहुत छोटा था, उसको उत्तराधिकारी घोषित करके ब्रिटिश कादिर जिसका नाम था वो कर रहे थे। शुरुआती तौर पे विद्रोहियों ने हेनरी लॉरेंस और जो अंग्रेज सैनिक थे उनको पराजित किया और इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो ब्रिटिश रेजिडेंसी उसके अंदर शरण ले ली और विद्रोहियों ने बड़ी संख्या के अंदर इसको घेर लिया गया और इस लड़ाई के अंदर हेनरी लॉरेंस और बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए। लेकिन लंबे समय तक विद्रोह रुक नहीं पाया और मार्च 1858 के अंदर कॉलिन कैंपबेल ने बड़ी संख्या में सेना लेके इस लखनऊ का जो इलाका था उसके ऊपर अधिकार कर लिया और यहाँ जो विद्रोही था उसका दमन कर दिया गया। बड़ी संख्या के अंदर भारतीय लोगों को दंडित किया, मारा गया। जनसामान्य पर भयंकर अत्याचार अंग्रेजों ने किए। नंबर 6 पे हम देखते हैं बनारस और इलाहाबाद। तो बनारस और इलाहाबाद का इलाका है, वहाँ भी ये विद्रोह है जून 1857 में फैल चुका था और वहाँ जनरल नील जो था उसने इस विद्रोह को दमन करने के लिए बहुत ही भयंकर अत्याचार भारतीय लोगों पे किए। बड़ी संख्या के अंदर स्त्री पुरुष और बच्चों को मारा गया और उनकी लाशों को पेड़ों पर टांग दिया गया ताकि अन्य लोगों को डराया जा सके और विद्रोह है उसको शांत किया जा सके। तो इस प्रकार बनारस और इलाहाबाद के जो इलाके हैं वह नील ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। मध्य भारत और मध्य भारत में खासकर झांसी जून 1857 ईस्वी में यहाँ भी विद्रोह की आग भड़क चुकी थी और झांसी के अंदर जो विद्रोह उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को फिर से पाना चाहती थी क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स के सिद्धांत के तहत इसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। रानी लक्ष्मीबाई है वो लड़ते हुए जब झांसी को बचा नहीं पाई और हीरोज जो ब्रिटिश अधिकारी था वो रानी के खिलाफ लड़ रहा था, तो रानी ने अपनी झांसी को छोड़ के कालपी तक तो चली गई। कालपी के अंदर भी अंग्रेजों की और रानी की लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर भी रानी सफल नहीं हो पाई, इसलिए उसने ग्वालियर का जो सिंधिया था उससे भी सहायता मांगी और तांता टोपे भी रानी लक्ष्मीबाई से आ मिला। लेकिन सिंधिया ने जियाजी राव सिंधिया जो उस समय शासक थे ग्वालियर के, उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे का साथ देने का प्रयास किया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। लेकिन जो ग्वालियर के सैनिक थे उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई लगातार लंबे समय तक लड़ती रही, अंग्रेजों का मुकाबला करती रही, लेकिन 17 जून 1858 को लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। तांता टोपे जो थे, तांता टोपे है वो मध्य भारत के अंदर जो जंगली क्षेत्र था उसको चले गए और आखिरकार 18 अप्रैल 1859 को उनको भी मानसिंह नाम का जो उनका जमींदार दोस्त था उसने उनको पकड़ा दिया अंग्रेजों को और फांसी दे दी गई। इस प्रकार मध्य भारत के अंदर ये विद्रोह को ख़त्म कर दिया गया। बिहार के अंदर
विद्रोह है इसका नेतृत्व जगदीशपुर का 80 वर्षीय जो जमींदार था कुंवर सिंह वो कर रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। और कुंवर सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई करते हुए मृत्यु हो गई अप्रैल 1858 में। और उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लंबे समय तक वो लड़ते रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर भी विद्रोह का दमन कर दिया। 8 नंबर पे हम देखते हैं बरेली। तो बरेली के अंदर खान बहादुर खां विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके साथ ही फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह भी आ मिले थे। और इस इलाके के अंदर उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया था और यहाँ से शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन मई 1858 आते आते कॉलिन कैंपबेल है वो इस बरेली के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लेता है, और फिर से बरेली का इलाका ब्रिटिश आधिपत्य के अंदर आ जाता है। नंबर 10 पे हम देखते हैं ये विद्रोह पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे इलाकों के अंदर फैला। और हरियाणा का खासकर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर मेवात, रोहतक, हिसार, झांसी, रेवाड़ी, सिरसा, गुड़गांव, और पंजाब का जो इलाका था सियालकोट, जालंधर, पेशावर आदि, इन क्षेत्रों के अंदर ये विद्रोह है बड़ी तेज़ी से फैला और अंग्रेज़ों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ा। इसके अलावा हम देखते हैं कि संपूर्ण जो दक्षिणी भारत है वो शांत रहा, उसके अंदर कोई ज़्यादा हलचल क्रांति की देखने को नहीं मिली। इसी प्रकार राजपूताना, ज़्यादातर पंजाब का इलाका, और अगर वो उत्तर पूर्व की ओर जाए तो वहाँ असम में कुछ हलचल हुई, बाकी क्षेत्र शांत रहे। तो ये विद्रोह जो है बड़े बड़े स्तर पर बहुत सारे भारत के इलाकों में ना फैल पाया, और इसीलिए अंग्रेज़ों को ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना न करते हुए इस विद्रोह का दमन उन्होंने आसानी से कर दिया। तो ये जो विषय है ये मानचित्र के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद। उम्मीद है ये विषय कुछ सहायता करेगा आपकी इस टॉपिक को समझने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।